नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 घायल हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे दिन भी बीजेपी से इस्तीफों का दौर जारी रहा और पार्टी के 4 और विधायकों ने साथ छोड़ दिया। यूपी में कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिनमें 50 महिलाएं हैं, लेकिन लखनऊ से सदफ जफर को टिकट देने पर विवाद हो गया और बीजेपी नेता दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक पर दिए बयान पर बिहार में जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। बड़ी खबर आई राजस्थान के अलवर से, जहां के रेप केस की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। अलवर में 2 दिन पहले एक नाबालिग से ऐसी दरिंदगी हुई थी जिसने 2012 के निर्भया कांड की याद दिला दी थी। पीड़ित को जब अस्पताल लाया गया था तो उसकी हालत बेहद गंभीर थी और उसका ऑपरेशन करीब 8 घंटे तक चला। ये मामला सामने आते ही राजस्थान में बवाल मच गया। आम लोग हों या सियासी पार्टियां, सभी भड़क गईं। बीजेपी ने तो राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, और क्या अपडेट है इस पर? जी किशोर, हैरान करने वाली बात यह है कि इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले दरिंदे 48 घंटे बाद अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने अभी तक 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए, लेकिन वो इन हैवानों की पहचान तक नहीं कर पाई। वहीं अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि एक और ऑपरेशन करना पड़ सकता है। और उधर अलवर रेप केस के आरोपियों को फांसी देने की मांग कर डाली गई। इससे पहले मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। 2 दिन पहले अलवर में एक नाबालिग से ऐसी दरिंदगी हुई थी जिसे देखकर रूह कांप उठी थी। इस घटना के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। विपक्ष तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया और बीजेपी के नेता सवाई माधोपुर के रणथंभौर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे, जिसकी वजह थी प्रियंका गांधी। बीजेपी नेता अलवर रेप केस के मुद्दे पर रणथंभौर पहुंची प्रियंका गांधी का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां घुसने ही नहीं दिया, जिसके बाद शुरू हुई धक्का मुक्की। महिला पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस वालों ने बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया। दूसरी ओर से भी दम दिखाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू किया और एक एक बीजेपी कार्यकर्ता को खींचकर ले जाने लगी। इस प्रदर्शन में शामिल लोग बहुत देर तक सड़क पर बैठकर धरना देते रहे। उन्होंने वहां से गुजरने वाली पुलिस के सामने भी नारे लगाए और नाबालिग से रेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। अलवर रेप केस की पीड़ित नाबालिग और मूक बधिर है। उसे एक दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और कहा जा रहा है कि उसे जब जयपुर के अस्पताल लाया गया था तो उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए थे। पीड़ित से दरिंदगी की इस घटना ने राजस्थान की सियासत में भी उबाल ला दिया और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उसने याद दिलाया कि कैसे यूपी में इस तरह की घटनाओं पर कांग्रेस नेता सियासत करने वहां पहुंच जाते हैं। अगर यूपी में घटना घट जाती है तो सारे नेता बड़े बड़े पहुंच जाते हैं। कम से कम यार उनको अपने 2 आंसू इस घटनाओं के लिए भी बहा देना उनके लिए ठीक रहेगा। विपक्ष ने हमला किया तो सरकार ने भी जवाब दिया और दावा किया कि अलवर केस के गुनहगार जल्द गिरफ्तार होंगे। पुलिस नजदीक है अपराधियों को पकड़ने के, अपराधी बच नहीं सकते। सियासी बयानबाजी के बीच पीड़ित की हालत पहले से बेहतर होने की खबर आई। बच्ची काफी स्टेबल है और कंडीशन बेहतर है। जयपुर के अस्पताल में भर्ती नाबालिग की हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उसकी हालत पहले से बेहतर जरूर है, लेकिन अभी वो ठीक से खा नहीं पा रही। अलवर में नाबालिग से जो दरिंदगी हुई उससे दिल्ली के निर्भया केस की याद आ गई, क्योंकि इस मामले में भी रेप करने वालों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। खबर है कि खराब हालत में अस्पताल लाई गई नाबालिग का 7 डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया और यह ऑपरेशन करीब 8 घंटे तक चला। डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित जब अस्पताल लाई गई वो बुरी तरह जख्मी थी और घबराई हुई थी। डॉक्टरों का कहना है नाबालिग की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वहीं इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी बना दी है और आरोपियों की तलाश के लिए करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। न तो कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ, न ही उस गाड़ी का पता चल पाया जिससे नाबालिग का अपहरण हुआ था। एक तरफ जांच जारी है और दूसरी ओर राज्य सरकार ने पीड़ित के परिवार को 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही वो पीड़ित के इलाज और उसके परिवार के रहने और खाने का भी खर्च उठा रही है। सौभाग्य की एक बात यह कि महिलाओं और बच्चियों के बलात्कार के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है, जहां बीते 10 साल में रेप की घटनाओं में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आखिरी आंकड़ा आया था उसमें जो बताया गया कि राजस्थान में औसतन हर रोज बलात्कार की 15 घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से वहां
महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल पहले से उठ रहे थे और अलवर में मूक बधिर लड़की के साथ दरिंदगी ने तो लोगों का खून ही खौल उठा। जिसके विरोध में जब कुछ महिलाएं आईजी को चूड़ियां देने पहुंची तो उन्होंने भी सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई बंगाल से। वहां के जलपाईगुड़ी में बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। शाम 5 बजे के आसपास हुए इस हादसे में ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब थी, इसलिए नुकसान उतना नहीं हुआ। एक्सीडेंट के बाद डिब्बे बिखर गए, जिससे ट्रेन रूट पर भी असर पड़ा। कई ट्रेनों को डायवर्ट भी करना पड़ा, जबकि घायलों के इलाज में कोई दिक्कत न हो इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम अस्पतालों के लिए रवाना कर दी गई। वहीं रेस्क्यू का काम भी तेजी से चल रहा है, हालांकि कोहरे की वजह से इसमें दिक्कत भी हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद सुबह घटनास्थल पर जाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस हादसे का जो शिकार हो गई उसमें 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है और करीब 50 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन बीकानेर से गुवाहाटी की तरफ जा रही थी। तभी शाम करीब 5 बजे गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस समेत जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। हादसे के बाद वहां से कुछ डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में एक आदमी ट्रेन की पटरियों के बीच फंसा दिखाई दिया, जिसे कुछ लोग निकालने की कोशिश करते रहे। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग पटरियों के किनारे बेसुध पड़े नजर आए। कई लोग घायल दिखाई दिए जो एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। मैं कल सुबह पहुंचा हूँ साइट पे। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में हादसे के बाद ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़े नजर आए। इस दौरान वहां पुलिस के साथ कई लोग डिब्बों में फंसे लोगों को निकालने में जुटे रहे। आसपास रहने वाले लोगों ने भी घायलों को निकालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की। नीचे उतर के देखा तो आगे का सारा डिब्बा 10 फुट पर गिरा हुआ था। कुछ देर बाद वहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गई, जिसके बाद डिब्बों में फंसे यात्रियों को निकालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया और 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। बताया गया कि इस हादसे में ट्रेन के सभी डिब्बों पर असर पड़ा और इन सभी 12 डिब्बों में अलग अलग स्टेशनों से कुल 336 यात्री सवार हुए। बताया गया कि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसकी वजह से हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद रेलवे की तरफ से मरने वाले लोगों के घर वालों को 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख, दूसरे घायलों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक रेलवे इस बात से इनकार नहीं कर रही कि यह हादसा किसी की साजिश भी हो सकती है। हालांकि जांच के बाद ही हादसे की सही वजह पता चलेगी, लेकिन शक की वजह यह है कि जिस जगह यह रेल हादसा हुआ वो जगह सुरक्षा के नजरिए से बेहद संवेदनशील है, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। हमेशा से इस जगह को बेहद संवेदनशील माना जाता रहा है। ये चिकन नेक इसलिए क्योंकि इसकी चौड़ाई केवल 23 किलोमीटर है और यह बेहद संकरा सा टुकड़ा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को भारत से जोड़ता है। इसके अलावा 4 देश चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार भी हैं, जिनकी सीमाएं भारत के उस हिस्से से लगती हैं जिसका रास्ता चिकन नेक से होकर ही गुजरता है। ऊपर से घने जंगल, पहाड़ियां और ठंडा मौसम इस जगह को सुरक्षा के लिहाज से और भी मुश्किल बनाते हैं। यहां तक कि रेल की पटरियां भी बेहद घुमावदार हैं, जो नेशनल हाईवे के बेहद करीब हैं। इसलिए यहां पर रेलगाड़ियों की रफ्तार को भी अक्सर काफी कम कर दिया जाता है ताकि हादसे की गुंजाइश कम हो जाए। और शायद यही कारण है कि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार काफी कम थी, वरना इस तरह से ट्रेन के बेपटरी होने के बाद नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। सौभाग्य की बात यह कि बीकानेर एक्सप्रेस के साथ हादसा जलपाईगुड़ी से लगभग 15 किलोमीटर दूर मैनागुड़ी के पास हुआ, जिसमें 12 डिब्बे पटरी से उतरे और 2 डिब्बे तो रेलवे लाइन के किनारे तालाब में चले गए, जिसकी वजह अभी पता नहीं चल पाई है, क्योंकि रेलवे और स्थानीय प्रशासन का पूरा जोर अभी डिब्बों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने पर है। बड़ी खबर आई पाकिस्तान से। वहां के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का चीन पर बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया। पाकिस्तान के एनएसए डॉक्टर मोईद यूसुफ के वहां के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पूरी दुनिया के सामने यह माना कि पाकिस्तान इतने ज्यादा कर्ज में डूबा है कि वो अपने फैसले तक खुद नहीं ले पा रहा है।
उसके पास रत्ती भर की आर्थिक आजादी नहीं बची है। पाकिस्तान के एनएसए ने यहां तक कहा कि इसी वजह से पाकिस्तान की विदेश नीति तक तय नहीं हो पाती। उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान का मतलब चीन से ही निकाला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर चीन का बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। पाकिस्तान के एनएसए ने यह भी दावा किया कि वो अपनी आबादी की जरूरत ही पूरी नहीं कर पाते और थक हार कर उन्हें आर्थिक मदद के लिए दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता है। इस वजह से उनके हाथ बन जाते हैं और वो आजादी से फैसले नहीं ले पाते। बहुत बड़ा बयान पाकिस्तान के एनएसए का। हमें बाहर जाना पड़ता है कर्जे ढूंढने के लिए। जब आप कर्जा लेने जाते हैं तो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो जाती है। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, तो ये तो सीधा कबूलनामा कि चीन कंट्रोल कर रहा है सब कुछ अब और हाथ बने हुए हैं। जी किशोर, श्रीलंका में खाने पीने की चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि यहां पर लोगों को कई गुना कीमत चुकानी पड़ रही है। सोचिए कि आलू यहां पर 200 रुपए किलो बिक रहा है, तो इससे महंगाई का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे हालात हो गए हैं कि श्रीलंका की सरकार। रवि, ये श्रीलंका की बात, हम पाकिस्तान की अब बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया। खुद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के खासम खास और पाकिस्तान के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने इशारों में कबूला है कि पाकिस्तान दूसरों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। वो चाहकर भी अपने फैसले खुद नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पर दूसरे देशों का इतना कर्ज है कि वो अपनी आर्थिक नीतियां तय ही नहीं कर पाता, और जब उसके पास अपने आर्थिक फैसले करने की ही आजादी नहीं है तो विदेश नीति को वो क्या तय करेगा। पाकिस्तान के एनएसए ने कहा कि उनके पास अपनी आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो उसे दूसरे देशों से लोन लेना पड़ता है। पाकिस्तान के एनएसए ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है, चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दे देकर उसे अपने एहसानों के बोझ तले इतनी बुरी तरह दबा दिया है कि वो सिर ही नहीं उठा पा रहा। वैसे तो पाकिस्तान की हालत बहुत पहले से खराब थी, लेकिन 2013 में उसने चीन की गोद में बैठने का ऐसा फैसला किया कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो फैसला था CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। पाकिस्तान को लगा कि उसकी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। चीन का CPEC कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक ऐसा जाल है जो चीन के शिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट की आड़ में चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा दिया। अब हालात ऐसे हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पूर्व अध्यक्ष ने सरेआम कह दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान 50 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी भारतीय रुपयों में 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबा है। उस पर UAE, सऊदी अरब समेत दूसरे मुल्कों का इतना कर्ज है कि उससे उतारे नहीं उतर रहा। इसे आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान ने चीन से $450 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में लगभग 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। किस लिए? अपने यहां व्यापार को तवज्जो देने के लिए। मगर व्यापार तो खाक बढ़ा, पाकिस्तान ने वो पैसा सऊदी अरब से लिया कर्ज उतारने और दूसरे काम में खर्च कर दिया, और फिर चीन को 2600 करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी भारतीय रुपयों में करीब 1000 करोड़ रुपए का ब्याज अलग चुकाया। चीन से लिया पैसा तो पाकिस्तान ने दूसरे देशों का कर्ज निपटाने में खर्च किया, लेकिन अब चीन से उधार लिया पैसा लौटाने में उसे नानी याद आ रही। पिछले साल तो उसने चीन का कर्ज उतारने के लिए 1 साल का वक्त तक मांग लिया था, और अब वो मदद के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुंह ताक रहा है। मतलब यह कि सिर्फ दिवालियापन नहीं है, पाकिस्तान की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है। वो चीन के कर्ज के दलदल में इतनी बुरी तरह फंस गया है कि जितना उससे निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसमें धंसता चला जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोल चीन के पास है। चीन के इस कर्ज जाल का पाकिस्तान तो सिर्फ एक भुक्तभोगी है। भारत के दूसरे पड़ोसी श्रीलंका, जिसकी बात अभी रवि कर रहे थे, उसको तो चीन ने घुटनों पर लाकर रख दिया है। श्रीलंका ने चीन से $500 करोड़ से भी ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है, वो भी काफी ज्यादा ब्याज दर पर। वही उससे चुकानी है, और उसने पिछले साल एक बार फिर चीन से $100 करोड़ का कर्ज उठा लिया। अब हाल यह है कि श्रीलंका दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुका है। वहां महंगाई इतनी बढ़ गई कि पेट भरने के लिए लोगों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। एक श्रीलंकाई रुपया भारत के 36 पैसे के बराबर है, और श्रीलंका में मिर्च की कीमत श्रीलंकाई रुपए में 710 किलो पहुंच चुकी है, 710 रुपए किलो पहुंच चुकी है। टमाटर वहां 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, गाजर भी 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, भिंडी 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, कच्चा केला 120 श्रीलंकाई रुपए किलो बिक रहा है। इसी वजह से श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष ने अपने यहां आर्थिक इमरजेंसी लगा दी। मतलब यह कि वहां खाने पीने की चीजों की कीमत सरकार खुद तय करेगी, और तो और लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए सेना को काम पर लगा दिया गया है। चीन के कर्ज ने श्रीलंका की पहले ही कमर तोड़ी हुई थी,
और उस पर कोरोना ने पर्यटन के भरोसे चलने वाली श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बैठा दिया। लेकिन चीन इसे कर्जा नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट कहता है, निवेश। वो दावा करता है कि वो विकासशील देशों को आर्थिक मदद देकर उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, लेकिन मदद की आड़ में चीन कर्ज का ऐसा चक्रव्यूह रच देता है कि उससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। चीन का दिया कर्ज दूसरे देशों को इतना महंगा पड़ता है कि पूरा का पूरा देश ही एक तरह से चीन का गुलाम बन जाता है। सौभाग्य की एक बात यह कि चीन की सरकार ने दुनिया पर दबदबा बनाने के लिए गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का खेल करीब 2 दशक पहले शुरू किया था, जिसमें वो मुंह मांगी रकम तो देता है लेकिन ब्याज इतना ज्यादा वसूलता है कि कर्ज लेने वाला देश कभी उसके चंगुल से निकल ही ना पाए, जिसकी नई मिसाल पाकिस्तान है। जबकि अफ्रीका के देशों में भी चीन यही खेल खेल रहा है, जहां उसे 17 साल पहले सिर्फ $200 करोड़ कर्ज दिया गया था, जो 5 साल पहले 3000 करोड़ के पार पहुंच गया। मकर संक्रांति पर यूपी सरकार ने बीमार श्रद्धालुओं से नदी में स्नान नहीं करने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति से पहले उन श्रद्धालुओं से नदी में स्नान न करने की अपील की जिन्हें बुखार और जुकाम है। सीएम ने अधिकारियों के साथ कोरोना संकट पर बैठक में यह बात कही। लता मंगेशकर की तबीयत में पहले से सुधार हुआ, हालांकि अब भी वो आईसीयू में ही हैं। लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव आने पर रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इंडिया ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गईं। उन्होंने दूसरे दौर में ईरा शर्मा को 21-10 और 21-10 से शिकस्त दी। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मराठी कार्ड चल दिया। उद्धव सरकार ने यह आदेश जारी किया कि अब से राज्य में हर दुकानदार को अपनी दुकान का नाम मराठी भाषा में और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा। सभी की जो नाम के फलक है वो मराठी में अवश्य होंगे, कामगारों की संख्या कुछ भी हो। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी किए गए इस आदेश का राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी समर्थन किया। हमारी बात अगर सरकार मानती है उसका समर्थन करना चाहिए। मुंबई में अगले महीने यानी फरवरी में बीएमसी के चुनाव होंगे। असम और नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्हें गुवाहाटी के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि अगर कुछ राज्य पाबंदी लगाएं भी तो ये ध्यान रखें कि आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा नुकसान न हो। आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो। कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। कर्नाटक के शिवमोग्गा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक 11 फीट लंबे किंग कोबरा को पकड़ने में वन विभाग के पसीने छूट गए, क्योंकि रेस्क्यू किए जाने से पहले उस कोबरा ने घंटों तक वहां दहशत फैला रखी। ये घटना तब हुई जब ये कोबरा कहीं से गांव में घुस आया, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सांप पकड़ने वाले एक एक्सपर्ट के साथ वहां पहुंची। लेकिन इतने बड़े कोबरा को काबू करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। 11 फीट लंबा सांप और ऊपर से किंग कोबरा। एक बार तो वन विभाग की टीम भी इसे देखने के बाद सहम गई। रेस्क्यू से पहले एक पेड़ के नीचे एक बड़ा थैला रखा गया, जिसके आगे वाले सिरे पर प्लास्टिक का एक पाइप लगाया गया ताकि कोबरा पाइप से होकर उसमें आसानी से जा सके। इसके बाद शुरू हुई कोबरा पर काबू पाने की कोशिश। लेकिन जैसे ही सांप पकड़ने वाले उस एक्सपर्ट ने कोबरा की पूंछ पकड़ी, तभी वो फन फैलाकर उसे डसने के लिए पलटा, लेकिन वो आदमी किसी तरह से बच गया। इसी तरह कई बार उस कोबरा ने उस पर हमला किया। काफी देर तक उस किंग कोबरा को काबू करने की कोशिश चलती रही और इस दौरान वो कोबरा बचने के लिए कभी-कभी आदमी की कमर तक फन फैलाकर खड़ा हो जाता। हालांकि कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद 11 फीट लंबे उस कोबरा को पकड़ लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि किंग कोबरा जहरीले सांपों में सबसे भारी भरकम होता है, जिसकी नस्ल खत्म होने का संकट है। और किंग कोबरा का वजूद बचाने के लिए 17 साल पहले शिवमोग्गा के जंगलों में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसकी वजह से शिवमोग्गा के जंगलों में अब किंग कोबरा बड़ी संख्या में, और आशंका जताई जा रही है कि उन्हीं जंगलों से कोई किंग कोबरा गांव में घुस गया, जिसे पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से इस्तीफों का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों में योगी सरकार के 3 मंत्रियों समेत बीजेपी के 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। और इस लिस्ट में उस वक्त आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी का भी नाम जुड़ गया जब उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन भेजा। उनसे पहले मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य और बुधवार को दारा सिंह चौहान मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। इन दोनों नेताओं की तरह इस्तीफे के बाद सहारनपुर की नकुड़ सीट से विधायक धर्म सिंह सैनी ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और आने वाले दिनों में भी इस्तीफों का दौर जारी रहने की बात कही।
20 तारीख तक प्रतिदिन एक मंत्री 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। इनके अलावा औरैया की बिधुना सीट से विधायक विनय शाक्य और फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से विधायक मुकेश वर्मा ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। 100 लोग हैं, 100 लोग। नाम किसी सब हम बता देंगे, लिस्ट आ जाएगी, हम बता देंगे। अब तक जिन 14 लोगों ने बीजेपी का दामन छोड़ने का ऐलान किया है उनमें 11 ओबीसी नेता हैं। हालांकि बीजेपी यूपी में इस्तीफों के सिलसिले को ज्यादा तवज्जो देती नहीं दिख रही। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपनी और अपने परिवार की दावेदारी बीजेपी में पक्की नहीं होती देख कुछ लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और बताया गया कि बीजेपी छोड़कर जाने वाले ज्यादातर नेता वही हैं जिनका इतिहास कई पार्टियां बदलने का रहा है। इसीलिए बीजेपी इस्तीफों के इस सिलसिले को भगदड़ नहीं मान रही। और बीजेपी सूत्रों की ओर से यह भी कहा गया कि इन लोगों के जाने से पार्टी की मजबूती और वोट बैंक में कोई कमी नहीं आएगी। जनता उनसे नाराज थी, वो जहाँ समझ रहे थे हम हार जाएंगे, इसलिए जो है या टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए पार्टी को छोड़ करके गए। सौबात की एक बात है कि यूपी में 3 दिन में तीसरे मंत्री का इस्तीफा हुआ और तीनों मंत्रियों के इस्तीफे में एक जैसे ही आरोप लगाए गए कि यूपी सरकार ने दलितों, पिछड़ों, बेरोजगारों और छोटे कारोबारियों की अनदेखी की। जबकि इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी की अखिलेश यादव के साथ जो तस्वीरें सामने आई वो भी एक ही जगह, एक ही फ्रेम में खींची गई थी, जिसे बीजेपी ने राजनीतिक ड्रामा बताया और दावा किया कि इन मंत्रियों के जाने से पार्टी के जनाधार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजराइल के नेगेव में पौधा लगाने के अभियान का विरोध करते हुए एक इलाके में रहने वाले लोग पुलिस से भिड़ गए। बताया गया कि जिस जगह यह मुहिम शुरू होनी थी उस पर अपना कब्जा छोड़ने के लिए वहां रहने वाले लोग तैयार नहीं हुए और उन्होंने प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां की पुलिस एक्शन में आ गई और हंगामा करने वाले लोगों को एक एक कर पकड़ने लगी। इसके साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए आंसू गैस के कई गोले दागे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इस बीच वहां रहने वाली कुछ महिलाओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। वो पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाती रहीं। दूसरी तरफ प्रशासन की टीम अपना अभियान शुरू करने में जुटी रही। इसके लिए वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें भी लाई गई थी। सौबात की एक बात यह कि इजराइल में जमीन का ये झगड़ा फिलिस्तीन के लोगों के साथ नहीं है, बल्कि नेगेव के रेगिस्तानी इलाके में पौधा लगाने का विरोध करने वाले इजराइल के ही नागरिक हैं, जो आदिवासी अरब समुदाय के हैं। और नेगेव में उनके लगभग 4 दर्जन गांवों को इजराइल अवैध मानता है, लेकिन वहां रहने वाले अपने गांव खाली करने के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें शक है कि पौधा लगाने के नाम पर उनकी जमीन छीन ली जाएगी, जिनके समर्थन में इजराइल सरकार में शामिल अरब पार्टी राम के नेता मंसूर अब्बास ने गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया, जबकि एक जवान भी शहीद हो गया। जो आतंकी मुठभेड़ में मारा गया वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था, जिसके वहां एक घर में छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने तलाशी अभियान शुरू किया और जैसे ही जवान उस मकान के करीब पहुंचे, वहां छिपे पाकिस्तानी आतंकी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 जवान घायल हो गए। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और फिर काफी देर तक चली मुठभेड़ में आतंकी को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन को नए साल में आतंकवाद के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी बताया। जो नया साल शुरू हुआ है, अभी तक 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इस मुठभेड़ में मारे गए पाकिस्तानी आतंकी का नाम बाबर बताया गया और कहा गया कि साल 2018 से शोपियां और कुलगाम इलाके में ये कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। वहीं इस मुठभेड़ में घायल सुरक्षा बल के 4 जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल रोहित चिब को बचाया नहीं जा सका। और उनकी शहादत की जानकारी मिलते ही जम्मू में उनके घर पर मातम पसर गया। शहीद की मां का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिन्हें परिवार के दूसरे लोग ढाढ़स बंधाने की कोशिश करते रहे। इससे पहले शहीद कांस्टेबल रोहित चिब का पार्थिव शरीर जम्मू पहुंचने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी उन्हें सलामी दी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी शहीद जवान की जांबाजी को सलाम किया। गोली लगी, बावजूद उसके जो दहशतगर्द वहां पर मौजूद था, उसमें उसको खत्म करने में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। शहीद कांस्टेबल रोहित चिब को पूरे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सौबात की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में साल के पहले 12 दिनों में कुल 14 आतंकी मारे गए, जिनमें यह 7वां पाकिस्तानी आतंकी था, जिसका खात्मा करने के अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जांबाज रोहित चिब शहीद हो गए, जिन्हें उनकी दिलेरी के लिए ही स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में चुना गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे को कोरोना हो गया।
कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो घर पर ही क्वारंटीन हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन और देवास में मकर संक्रांति के मौके पर नदी किनारे होने वाले स्नान और मेले पर रोक लगा दी गई। कोरोना खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। फिलहाल सरकार 15 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगा रही है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में के श्रीकांत समेत 7 भारतीय खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद ये सभी खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर सियासत तेज हो गई। पहले कहा जा रहा था केजरीवाल जल्द ही भगवंत मान के नाम का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो भगवंत मान को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने से पहले जनता से पूछेंगे। ये ऐलान करते समय उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि खुद भगवंत मान ऐसा चाहते हैं। कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। आम आदमी पार्टी ने जनता की राय जानने के लिए एक नंबर भी जारी किया, लेकिन बीजेपी ने उसकी नीयत पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि ये सब भगवंत मान को साइडलाइन करने के लिए हो रहा है। फोन की राय किसने सुनी, किसने देखी, किसने करी, ना कोई और चेहरा ना कोई बात, बस एक ही पर्पस है, भगवंत मान का पत्ता काटने का रास्ता है। तालों के लिए मशहूर यूपी के अलीगढ़ में एक बुजुर्ग कारीगर ने 400 किलो का एक ताला बनाया। इसकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 4.5 फीट है। दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। अब ये कारीगर इस ताले को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए सौंपना चाहते हैं। तो ये हम इस ताले को राम मंदिर के लिए भेंट करना, अपनी हार्दिक इच्छा के अनुसार इसको हम भेंट कर रहे हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में ईदगाह से अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने जमकर बवाल किया। बताया गया कि प्रशासन की टीम ने 6 जनवरी को भारत नेपाल सीमा के पास बनी एक ईदगाह और दूसरी इमारतों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। लेकिन जब 2 दिन पहले प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने ईदगाह के पास पहुंची तो वहां पहले से बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और प्रशासन की टीम को भागकर पुलिस थाने में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि पथराव इतना जोरदार था कि खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के भी शीशे टूट गए और अतिक्रमण हटाने के लिए लाई गई मशीन के ड्राइवर को भी जान बचाकर भागना पड़ा। जिसके बाद अगले दिन प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची और खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से ईदगाह पर किए अतिक्रमण को तोड़ा गया और कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। अतिक्रमण खाली करा लिया गया है, शांतिपूर्वक ढंग से अतिक्रमण खाली हुआ। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल करने के आरोप में करीब 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूपी चुनाव पर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने कई उम्मीदवारों की टिकट काट दी है। इनमें नौगावा सादात विधानसभा सीट से विधायक संगीता चौहान भी हैं। वो योगी सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान की पत्नी हैं। इनके अलावा गढ़मुक्तेश्वर से बीजेपी विधायक कमल सिंह मलिक और आगरा की खैरागाड़ विधानसभा से विधायक महेश गोयल की भी टिकट कट गई है, ऐसी खबरें हैं। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, और क्या क्या पता चल रहा है, किन किन लोगों की टिकट कट रही है? देखिए, बिल्कुल जो खबर आ रही है वो यही कि तो पहले 2 फेजों में 20 से 25% सिटिंग विधायकों की टिकट काटी है, जिसमें बड़ा फैसला संगीता चौहान जो कि पूर्व क्रिकेटर और कैबिनेट मंत्री रहे योगी सरकार में, चेतन चौहान उनकी पत्नी है। तो जो अमरोहा की जो नौगावा सादात विधानसभा से उनको विधायक बनाया गया था चेतन चौहान की मृत्यु के बाद, लेकिन अब खबर यही है कि बीजेपी ने फैसला ले लिया है उनका टिकट काटने का। इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर से जो बीजेपी विधायक है कमल सिंह मलिक, उनका भी टिकट काटा गया, उनकी जगह हरीश चौधरी को बनाया गया है। वहीं जो संगीता चौहान का टिकट काटा गया है, उनकी जगह देवेंद्र नागपाल को टिकट दिया गया। आगरा की खैरागढ़ विधानसभा जहां से महेश गोयल है, ये बड़ा दिलचस्प है, महेश गोयल ने जिनको भगवान सिंह कुशवाहा को हराया था, उन्हीं भगवान सिंह कुशवाहा को उनका टिकट काट के बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। जी, तो ये अभी और ये जो जिनके टिकट काटे गए हैं, इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, अभी तक न्यूज 18 इंडिया ने ये खबर ब्रेक की है कि अभी क्योंकि बीजेपी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ये लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इनका टिकट काट दिया गया है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को और जो योगी सरकार में मंत्री लक्ष्मीकांत है, उनको फिर से उम्मीदवार बनाया है। तो अभी न्यूज 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो सामने आई है कि इन लोगों का टिकट काट दिया गया है और श्रीकांत शर्मा